पिछले चैप्टर में हम देखे थे शीरा सर सीलॉन जो कि इस प्रपोजल को अपोज करने के लिए सर डारियो से मिलने के लिए जाते हैं। चेयरमैन डारियो साफ साफ इनकार कर देते हैं, जिसे सुनकर शीरा कहती है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं इस प्रपोजल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? चीफ डारियो कहते हैं, नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। शीरा कहती है, आप तो पहले ही चेयरमैन पोस्टिंग से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो फिर ऐसा क्या वजह है जिसके कारण आप इस प्रपोजल को अपोज नहीं कर रहे हैं? डारियो कुछ देर सोचते हैं और वे कहते हैं, चीफ डारियो कहते हैं, मेरे बच्चे इस एम्पायर में ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं और फिर मैं ये नहीं चाहता मेरे लिए गए कोई भी एक्शन उनके फ्यूचर को बर्बाद कर दे। और तो ये केवल मेरा कंसर्न नहीं है, यहाँ पर जितने भी चेयरमैन हैं वे सब भी इसी कारण मजबूर हैं। इतना कहते हैं चीफ डारियो कहते हैं, अगर तुम्हारा सवाल का सारे जवाब मिल गया हो तो फिर मैं चलता हूँ। इतना कहकर वे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शीरा गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं इस कंट्री में जितना भी वेपन्स है वे सब दूसरे कंट्री में चला जाए तो भी आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप अच्छी तरह जानते हैं अगर ऐसा हो गया तो फिर ये केवल और केवल वार को बुलावा देने जैसा हो जाएगा। चीफ डारियो ये सब सुनते सुनते वहाँ से जा रहे होते हैं और वे कहते हैं, तुम्हारे सोच से परे है मिलिट्री ऑफिसर और उनके लेने वाले डिसीजन। बस अभी के लिए तुम याद रखना, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है। शीरा भी उनके बातों को गौर से सुन रही होती है और वे कहती है, यानी हमारे जितना भी वेपन्स है वे सब बाहर चले जाएगा? क्या होगा अगर वही वेपन आपके बच्चे की ओर बदल दिया जाए तो भी क्या आप इस प्रपोजल को पास कर ही देंगे? चीफ डारियो ये सब सुनकर भी कुछ नहीं कहते हैं और वे वहाँ से शांति से चले जाते हैं, जिसे देखकर शीरा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेयर और काउंट ऑक्सीडिया को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। मेयर कहते हैं, क्योंकि बोजबान ने आपके बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट लिया है इसीलिए मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या आपको ये बात पता है? ऑक्सीडिया कहते हैं, हाँ, मुझे ये बात पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। मेयर कहते हैं, ठीक है, वो सब बात को अब हटाओ, मुझे केवल एक सवाल की जवाब चाहिए। क्या तुम्हें लगता है तुम उन्हें सरपास कर सकते हो? जिसे सुनकर ऑक्सीडिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वे कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर मेयर? तभी मेयर कहते हैं, मैं ब्रिलटोक्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। काउंट ऑक्सीडिया कहते हैं, शायद ही ऐसा कोई बिजनेस होगा जो कि ब्रिलटोक्सन फैमिली से कनेक्टेड नहीं है। जितना भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का बिजनेस है वो सबका नींव ब्रिलटोक्सन फैमिली रखते हैं और वही लोग वो सबको कंट्रोल भी करते हैं। मेयर ऑक्सीडिया के बातों को सुनकर कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है? तभी ऑक्सीडिया अपने सर को झुका लेते हैं और वे कहते हैं, केवल और केवल एक्सटर्नल मार्केट को यूज कर उन्हें सरपास करना बहुत ही मुश्किल है। तभी मेयर कहते हैं, उनके बारे में जितना सुनता हूँ उतना मुझे गुस्सा आता है। कहानी पास्ट में जाती है और मेयर बताते हैं, एक नव्य धन्य परिवार जिनके पास पैसा के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनके सामने सब लोग अपना सर झुकाए रहते थे। यहाँ तक कि लेडी वेलिटा ने भी कहा था ब्रिलटोक्सन फैमिली के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए। तभी मेयर गुस्से भरी शब्दों से कहते हैं, ये केवल छोटे सा प्रोविंस के काउंट फैमिली हैं, लेकिन फिर भी इनका इतना इज्जत मैं उन्हें धूल में मिला दूंगा। बस एक बार ये टैक्स बिल पास हो जाए। आने वाले चेयरमैन वोटिंग केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी है, इसीलिए आप केवल और केवल बिजनेस पर फोकस रखें। काउंट
ऑक्सीडा मेयर का गुस्सा देखकर घबरा जाते हैं और वे घबराए हुए स्वर से कहते हैं, ठीक है, मैं आपके बातों को समझ गया। तभी मेयर कहते हैं, बेवकूफों जैसी कोई भी काम मत करना। और वे घूरते हुए ऑक्सीडा को देखते हैं और कहते हैं, अगर ये प्लान फेल हो गया तो फिर तुम्हारे ये मोटे शरीर भी पनिशमेंट को झेल नहीं सकता है, इतना तुम याद रखना। जिसे सुनकर काउंट ऑक्सीडा सहम जाते हैं और वे कहते हैं, मैं आपके एक एक लफ्जों को अपने दिमाग में बैठा के रखूंगा। आगे हमें बताया जाता है मॉर्मॉन्ट के फैमिली बैकग्राउंड। मॉर्मॉन्ट तब से एग्जिस्टेंस में है जब से इस एम्पायर का हिस्ट्री शुरू हुआ था, इसलिए ये स्वाभाविक है मार्कस मॉर्मॉन्ट, जो कि एक अपने आप में ग्रेट अथॉरिटी रखने वाले पर्सन है और मिलिट्री ऑफिसर भी हैं। कई सेंचुरी से इनके फैमिली से कमांडर बने थे। इनके पास पैसा, धन, दौलत और शोहरत भी है। मार्कस में इन्हीं को सबसे ज्यादा इज्जत दिया जाता है। कहानी शिफ्ट होती है सीलोन की ओर। वे कहती है, क्या ऐसा हो सकता है? वे रिश्वत से इतना प्रभावित हो गए और वे किसी चीज के बारे में नहीं सोच पाए। शीरा कहती है, नहीं, तुम गलत कह रही हो। जिसे सुनकर शिलोन हैरानी से शीरा की ओर देख रही थी। तभी शीरा कहती है, मार्कस मॉर्मॉन्ट वे एक सोल्जर हैं। वे अपना राय केवल और केवल पावर के लिए चेंज किए होंगे, ना कि घूस के लिए। और काउंट ऑक्सीडा वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो कि आसानी से मार्कस मॉर्मॉन्ट को मैनिपुलेट कर सके। तभी सीलोन हैरानी से कहती है, तो क्या इसका मतलब ये है मार्कस स्व इच्छा से इस बिल को पास करने के लिए मान गए हैं? शीरा कहती है, नहीं, वे जरूर किसी न किसी प्रेशर के अंडर आकर ये कदम उठाए होंगे। सीलोन कहती है, प्रेशर? लेकिन ऐसा कौन है जो उनके ऊपर भी प्रेशर बना सके? शीरा कहती है, उन्हें इस तरह मैनिपुलेट करने वाला जरूर कोई बड़े घराने से होगा। हो सकता है वे लोग इंपीरियल फैमिली, बोस्बर्न या फिर पेलिवा फैमिली हो। लेकिन पेलिवा फैमिली तो इस बिल को अपोज कर रहे हैं और इंपीरियल फैमिली इस मुद्दे पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो फिर बचे बोस्बर्न फैमिली। हाँ, वही हो सकते हैं। वे लोग अपने हॉस्टालिटी को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इतने में सीन कट होता है और हम देखते हैं मीटिंग चैम्बर और हम देखते हैं रिकार्डो को, जो कि कहते हैं इस बिल को पास करने के लिए चेयरमैन का वोट जरूरी है। और वे अब चालू होता है और वे कहते हैं वोटर्स अपने अपने हाथ उठाएंगे तभी उस वोट को माना जाएगा। इतने में शीरा की नजर मार्कस की ओर जाता है। मार्कस जो कि अपने जगह पर बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं। शीरा उन्हें देखकर कहती है, क्या ये सच में ये सोच रहे हैं ये लोग जीत गए हैं? दूसरी ओर हम देखते हैं रिचार्डो को, जो कि एक एक चेयरमैन का नाम पुकार रहे होते हैं और वे भी अपना अपना वोट इस बिल को पास करने के फेवर में दे रहे होते हैं। क्रिस्टिन ये सब होते हुए देखकर शांत से बैठे होते हैं। तभी चेयरमैन डारियो के नाम पुकारा जाता है, परंतु वे शांति से बैठे रहते हैं, जिसे देखकर मार्कस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे कहते हैं, चेयरमैन डारियो। मार्कस को गुस्सा देखकर ऑक्सीडा भी सहम जाते हैं। आगे मार्कस कहते हैं, आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा ये मीटिंग केवल एक मजाक है? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वे सब अपना कीमती वक्त नहीं गंवाना चाहते हैं। अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो फिर इस मीटिंग का ड्यूटीज को फुलफिल करें। जिसे सुनकर चेयरमैन डारियो भी भारी मन से कहते हैं, ठीक है, मैं इस बिल के फेवर में वोट करता हूँ। शिलोन ये सब देखते हुए शीरा से कहती है, जैसा मैंने समझा था यहाँ सबका सपोर्ट
सपोर्ट ले लेना आसानी से ये बहुत ही मुश्किल भरा काम था। शीरा कहती है नहीं, चेयरमैन डारियो ने अभी जो भी किया है वो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए। इतने में सीन शिफ्ट होता है सुपरवाइजर रायचाडो की ओर, जहां एक व्यक्ति किसी लेटर को लाकर उन्हें देता है और वे उस लेटर को पढ़ते हुए कहते हैं प्लीज सब साइलेंट हो जाएं, वोटिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चेयरमैन में से एक उनका लेटर आया है और वे कह रहे हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, परंतु उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जिसे सुनकर मार्कस गुस्सा हो जाते हैं और वे कहते हैं क्या आप क्या कह रहे हैं, यहाँ और भी चेयरमैन है? रायचाडो कहते हैं हाँ, लेकिन वो अधिकतर मीटिंग को स्किप कर देते हैं और तो और वे किसी भी वोटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो भी ऑफिशियली एक चेयरमैन हैं। मार्कस कहते हैं ये कैसी बकवास है। इतने में वहाँ जितने भी लोग बैठे होते हैं वे एक आवाज सुनते हैं फाइनली चेयरमैन का वोट इस प्रपोजल के खिलाफ है, जिसे सुनकर मार्कस और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रायचाडो अनाउंस करते हैं ये चेयरमैन के वोट के साथ इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तभी रायचाडो कहते हैं क्योंकि चेयरमैन में से एक इस प्रपोजल के खिलाफ है तो फिर ये प्रपोजल रिजेक्ट किया जा रहा है। शीरा ये सब होते हुए देखकर मुस्कुरा रही होती है, लेकिन मार्कस मार्मोंड बहुत ही गुस्से में होते हैं। तभी नए चेयरमैन कहते हैं तो फिर अब इस एजेंडा को यहीं खत्म करते हैं। मार्कस ये शब्द सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वे मन ही मन में लेडी ब्रिल्टोक्सन को भला बुरा कहते हैं। में रायकार्डो कहते हैं क्योंकि हमारे 5th एजेंडा को अपोज किया गया है इसीलिए हम इसे डिसमिस करते हैं। जिसे सुनकर काउंट ऑक्सीडिया गुस्सा हो जाते हैं और वे गुस्से से कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है। पीछे से मार्कस भी कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो इस बिल को वो अपोज कर रहा है, मैं इस रिजेक्शन को नहीं मानता। तभी रायकार्डो कहते हैं कमिटी ने ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया है, अगर कोई इस मीटिंग में पार्टिसिपेट ना भी करे तो भी उसे वोट करने का हक है। मार्कस पूछते हैं तो फिर वो कौन है, किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो इस बिल को खारिज करने की कोशिश कर रहा है। रायकार्डो जैसे ही जवाब देने वाले थे उसी वक्त एक व्यक्ति उस कमरे के अंदर आता है और वे कहता है मुझे माफ करना लेट आने के लिए। मार्कस गुस्से से दरवाजे की ओर देखते हैं और जैसे ही उस शख्सियत को देखते हैं वे हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिस शख्सियत को देखकर मार्कस मार्मोंड घबरा जाते हैं वे थे एडन रिप्लेटन और वे कहते हैं ओ बेवकूफ मैं ही हूँ जो इस बिल के खिलाफ है। और वे मार्कस को देखते हुए कहते हैं तो अब आप क्या करेंगे। मार्कस मोरमान ये कानून जो सभी मिलिट्री अफेयर मामले पर लागू होता है, सभी मिलिट्री ऑपरेशन का एग्जीक्यूट अथॉरिटी इंपीरियल आर्मी सुप्रीम कमांडर के पास होता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कमांडर इंपीरियल आर्मी के पास वे सभी राइट्स हैं ताकि वो किसी भी तरह के मिलिट्री अफेयर को लेकर वोट कर सकते हैं। ये लॉ को इसीलिए बनाया गया था ताकि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को एक बिजनेस की तरह ना देखकर उसे केवल और केवल अपने देश के लिए यूज किया जाए। अगर ऐसा कोई लॉ पास हो रहा हो जिससे मिलिट्री को हार्म है तो फिर सुप्रीम कमांडर अपने पावर को यूज कर वे सभी बिल को रफा दफा कर सकते हैं। हालांकि लगभग एक सदियों तक रिप्लेटन ने इस पद पर एक अधिकार बना के रखा है और वे अपने पावर को कभी नहीं यूज किए हैं, जिसके कारण यहाँ जितने भी लोग हैं लगभग वे सभी इस बारे में भूल चुके हैं। लेकिन बीस्ट अब वापस आ चुका है, ये मेरे लिए अच्छा होगा मैं ये सब चीज को शांति से बैठकर केवल देखूं। सीन वापस से शिफ्ट होता है रिप्लेटन की ओर जो कि मार्कस मोरमॉन्ट से कहते हैं क्या तुम
अपने शिष्टाचार को भूल गए हो? अपने सुपीरियर के सामने इस तरह कौन व्यवहार करता है? मार्कस तुरंत ही अपने सर को झुकाते हैं और वे कहते हैं, हम अपने सुप्रीम कमांडर को कभी नहीं भूले थे, लॉर्ड रिपल्टन। और वे उस टैक्स डॉक्यूमेंटेशन को निकाल कर पढ़ने लगते हैं और वे कहते हैं, कौन बेवकूफ था जो इस बिल को पास करने की कोशिश कर रहा था? क्या उसे ये पता नहीं उसके इस बेवकूफों वाली हरकत से उसे क्या क्या भुगतान करना पड़ेगा? वेपन्स को लिमिट से ज्यादा जाकर एक्सपोर्ट करना, इसे एक देशद्रोह माना जाता है। क्या वो ये सब को भी भूल गया है? इतने में हम देखते हैं काउंट ऑक्सीडिया को, जो कि बहुत ही डर जाते हैं ये शब्द सुनकर, और वे हिचकिचाते हुए कहते हैं, देश द्रोह। इतने में ऑक्सीडिया उसके बगल में खड़े असिस्टेंट को देखकर घूरते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है? बैरन हमें धोखा दिए हैं। क्या तुमने ये नहीं कहा था इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? तभी हम देखते हैं उस व्यक्ति को जो कि सर झुकाए हुए रहता है और वे कांपते हुए कहता है, मुझे भी इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वे कहते हैं, आखिर ये व्यक्ति यहाँ कहाँ से आ गया? इसे किसने यहाँ बुलाया है? एडन मार्कस की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे परिवार का हिस्ट्री इस एम्पायर के साथ जुड़ा है और वे लोग पूरी तरीके से इस एम्पायर के सिक्योरिटी के लिए काम करते थे। इसका प्रूफ तुम खुद हो, ना कि तुम केवल मॉर्मोन फैमिली से बिलोंग करते हो, बल्कि तुम गार्डिंग ऑफिसर भी हो इस कैपिटल का। लेकिन फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इस बिल को आखिर क्या सोचकर पास करने की कोशिश कर रहे थे? कहीं तुम बिजनेसमैन के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त तो नहीं गुजारने लग गए हो, जो कि तुम इस तरह की छोटे मोटे खेल को खेलना चालू कर दिए हो? मार्कस घबराते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिपल्टन आगे कहते हैं, तुम्हारी इस हरकत के कारण पूरे एम्पायर रिस्क में आ जाता। तुम्हारे इस नीच काम के लिए तुम्हारे पूरे परिवार का रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाता। लेकिन मैं सही वक्त पर आकर इसे रोक दिया। और वे उस डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे इस मिस जजमेंट को रोक ही दिया। आज से मार्कस मोरमांड को कमांडर पदवी से टेम्पररी सस्पेंड किया जा रहा है। जिसे सुनकर मार्कस गुस्से से कहते हैं, क्या ऐसा नहीं आप कर सकते हैं? आगे रिपीटर कहते हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाया जाएगा, इसीलिए आपको इस पदवी से कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। क्या इतना रीजन काफी है? शीरा, जो कि ये सब बैठकर शांति से देख रही होती है, वे अपने मन ही मन में कह रही थी, आखिर ये एजेंडा डिसमिस हो ही गया। बगल में बैठे सर सीलोन ये सब बहुत ही हैरानी से देख रहे होते हैं। इतने में शीरा की नजर मार्कस की ओर जाता है, जहां मार्कस अपने सर को झुकाकर खड़ी होते हैं। शीरा उन्हें देखकर कहती है, अगर मार्कस अपने गुनाहों को एडमिट कर लेते हैं तो फिर ये एक देशद्रोह कहलाएगा। अगर वो बोस्बान से बिट्रे करने की कोशिश करेंगे तो भी उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। अभी मार्कस की हालत ट्रैप में फंसे किसी चूहे की तरह हो गया है। इतने में एडन काउंट राइकार्डो को देखते हैं और उनसे कहते हैं, काउंट राइकार्डो, जितने भी लोग इस बिल को प्रपोज किए थे और इसे सपोर्ट किए थे, उन सभी लोगों का एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दें। इतना सुनते ही वहाँ जितने भी लोग आए थे और उस बिल को सपोर्ट किए थे, वे सब घबराना चालू कर देते हैं। आगे रिपीटर कहते हैं, मुझे इस बिल के ऊपर तहकीकात करना है और इस बिल को प्रपोज करने का ट्रू इंटेंशन आखिर क्या है उसे भी मुझे जानना है। इतने में शीरा आगे बढ़ती है और वे कहती है, यहाँ आने के लिए शुक्रिया एडन। एडन कहते हैं, मैं इतना एक्सपेंसिव समन को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। पिछले पैनल में हम देखे थे रिपीटर को उस मीटिंग हॉल से बाहर जाते हुए, उसे शीरा ही इशारा करती है और रिपीटर के हाथों एक माना स्टोन को भिजवाती है एडन के पास। कहानी कुछ वक्त पीछे जाती है। एडन
एडन जो कि अपने हाथों में माना स्टोन को रखे हुए होता है, वे कहता है इतना कीमती माना स्टोन, इस एक माना स्टोन को रखकर पूरे मैंशन को ही आराम से कीना जा सकता है। और वे रिपीटर को देखते हुए कहते हैं, क्या तुम यहाँ लेडी ब्रिलटोक्सन का मैसेज डिलीवर करने के लिए आए हो? रिपीटर कहता है, हाँ, परंतु मुझे पूरी डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन लेडी शीरा ने मुझसे कहा था इस लेटर के साथ इस माना स्टोन को भी डिलीवर कर देने के लिए। एडन उस लेटर को निकाल कर पढ़ने लगता है और वे अपने मन ही मन में कहता है, ये लिखावट तो लेडी शीरा का है। एडन उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है, कब गेट ओपन होगा? रिपीटर कहता है, शायद उस दिन जब मिलिट्री कॉन्फ्रेंस होगा। एडन उस माना स्टोन को लेकर देख रहा होता है और वे कहता है, तो मैं केवल एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हूँ। आगे वे कहते हैं, मैं जितना लेडी शीरा के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ वे उतना ही इम्प्रेसिव हो जाती है। और वे कहते हैं, ठीक है, लेडी ब्रिलटोक्सन से कहो वे मुझे कभी भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। एडन शीरा से कह रहा था, आपने कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिए हैं, अगर आप मुझे एडवांस में ही कह देते तो मैं यहाँ जल्दी पहुँच जाता। मैं बेवजह आपको समन कर कर तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये बहुत ही जरूरी था। आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। आगे वे एडन को देखते हुए कहती है, इससे भी इम्पोर्टेंट आप रिप्लेटन नगर के लॉर्ड हैं और आपको उसे भी तो प्रोटेक्ट करना है। आप यहाँ आए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एडन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन क्या इस बिल को पास करने में कहीं न कहीं लेडी बोसबान की हरकत है? शीरा कहती है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और वे कहती है, रिसेंटली मुझे एक रिपोर्ट मिला है जहां लेडी वेलिटा सीक्रेटली काउंट क्रम्बल से बात किए थे और ये तो एक्सपेक्टेड था, वे कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगी। और वे कहती है, अधिकांश मामलों को मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस जो कि बहुत ही डिफरेंट था, मेरे पास आपको बुलाने के अलावा और कोई चॉइसेस नहीं थे। एडन ये सुनकर कहते हैं, फिर भी आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ये बिल पास भी हो जाता तो भी हम इसे खारिज कर सकते थे इंटरनल रिवीजन मीटिंग में। जिसे सुनकर एडन कहते हैं, हाँ, वहाँ पर मेरे शब्दों का बहुत ही महत्व रहता है। इस बिल को वहाँ खारिज करने में आसान होता, इसलिए तो कह रहा हूँ। आप इतना क्यों कोशिश कर रहे थे इसे यही खारिज करने के लिए? शीरा ये सुनकर शांत रहती है और वे कहती है, क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो कि कभी नहीं किसी से हारना चाहती हो? यहाँ तक कि छोटे छोटे मैटर में भी वे हारना पसंद नहीं करते। अगर मैं यहाँ हार जाती तो फिर मेरे हरकत वेलिटा के अनुसार चलना शुरू हो जाते और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। आगे वो कहती है, मैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट केवल आप ही के कारण कर सकी। एडन ये सुनकर चौंक जाते हैं। इतने में शीरा कहती है, जब से मैं आपको अपने साथ शामिल की हूँ इस तरीके के प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। मैं वेलिटा के शुक्रगुजार हूँ जो वो आपको छोड़कर चली गई। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो फिर मैं ये मानता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दें और एक छोटा सा लाइक कर दें। बोसबॉन पैलेस, जहाँ वेलिटा कहती है, मुझे आप पर पूरा विश्वास था और मैंने आपसे ये भी कहा था हमें दोबारा मीटिंग ना करना पड़े, तो फिर आखिर क्या हो गया जो आप यहाँ आए हैं मार्कस मोरमांड? इसे सुनकर मार्कस गुस्सा हो जाते हैं और वे कहते हैं, आप क्या कहना चाहती हैं माय लेडी? आपने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने बिल्कुल वैसा ही काम किया था, लेकिन अब मेरा अथॉरिटी खतरे में आ गया है। आप इसकी जिम्मेदारी कैसे लेने की योजना बना रहे हैं? वेलिटा कहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप
किस जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वे आप नहीं थे जिसने मुझे काउंट ऑक्सीडिया को इस मिलिट्री काउंसलिंग में सपोर्ट करने के लिए कहे थे? मार्कस कहते हैं, नहीं, वे मैं नहीं था, ये तो मेरे फादर का ऑर्डर था। अब आप पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे सुनकर वेलिटा कहती है, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो मैंने तुम्हें धोखा दिया? मार्कस ये सुनकर और भी गुस्सा हो जाते हैं और वे कहते हैं, क्या अभी आप मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जिसे सुनकर वेलिटा कहती है, ये तो तुम्हारा खुद का चॉइस था। और वे कहती है, बोजवान कभी भी किसी को कोई सजेशन नहीं देता है, खास कर जब दो फैमिली एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में हो तब। और वे कहती है, मार्कस मोरमांड तो बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली से आते हैं और उनका परिवार इस एम्पायर के सबसे पुराने नोबल में से एक है, इसलिए वे कमांडर इन चीफ पदवी को इतने आसानी से प्राप्त कर लिए थे। आगे वे मार्कस की ओर देखते हुए कहती है, आपने जो जो सपोर्ट मुझसे मांगा था वे सब सपोर्ट बोजवान की तरफ से भेजा गया था, पर अभी आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। इतना कहते ही वे उठती है और वे कहती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके हर सवाल का सही सही जवाब दे देना, इससे तुम्हारे कमांडर इन चीफ पोस्टिंग को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगा। जाते जाते मार्कस को वे कहती है, और हाँ, एक बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो, वहाँ जाकर कुछ भी अननेसेसरी बातें मत बताने लगना। मुझे उम्मीद है तुम मेरे इशारों को समझ गए होगे। इतना कहते ही वे वहाँ से चली जाती है। मार्कस ये सब होते हुए देखकर शांत रहता है और वे अचानक बोलता है, ब्रिल्टोक्सन फैमिली के नाम सुनते ही वेलिटा रुक जाती है। तभी मार्कस कहते हैं, ब्रिल्टोक्सन एक काफी रिमार्केबल हैं। वे लोग मेरे जैसे मूर्ख नहीं हैं और लेडी ब्रिल्टोक्सन को अच्छी तरीके से मालूम है कब किसके साथ रहना है। जिसे सुनकर वेलिटा कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मार्कस वेलिटा की ओर जा रहे थे और वे कहते हैं, मैं तो लंबे वक्त तक यही सोचते हुए आ रहा था, ब्रिल्टोक्सन फैमिली काफी लकी हैं, जिसके कारण उन्हें इस राज्य में उन्हें इतना नाम और ऊंचे पद भी मिले हैं। लेकिन लेडी शीरा से मिलने के बाद मुझे ये पता चल गया है, मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। लेडी शीरा को ये पोस्टिंग किसी विरासत में तो नहीं मिली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको किस तरह शुक्रिया करूं। आपने तो मेरी देखने की नजरिया ही बदल दिया है। वेलिटा कहती है, मार्कस मोरमांड। वेलिटा के बात काटते हुए मार्कस कहते हैं, प्लीज आप मेरे शब्दों को दिल से ना लगाएं। मैं आपको इसलिए भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ, आपने बोजवान की असली चेहरे मुझे दिखा दिए हैं। आखिरकार इस एम्पायर में ब्रिल्टोक्सन जैसे लोग भी रहते हैं जो कि बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड हैं, और यहाँ तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि बाहरी रूप में बहुत ही अपना दमखम दिखाते हैं, लेकिन वे एक खोखले इंसान हैं। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं ब्रिल्टोक्सन पैलेस। वहाँ के मेड बहुत ही जल्दी में होते हैं और वे वहाँ के कमरे को भी जल्दी जल्दी साफ कर रहे थे। हेड बटलर जो कि लेडी शीरा से माफी मांग रहे थे और वे कहते हैं, अगर मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देता तो इतना केयोटिक माहौल नहीं बनता। लेडी शीरा बटलर से कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरे पिताजी का फॉल्ट है, वे बिना नोटिस किए ही अचानक लौट आते हैं। हेड बटलर तभी उनसे कहते हैं, और एक रिपोर्ट है जो कि मुझे आपको देना था। शीरा कहती है, एक और? वे क्या है? बटलर कहते हैं, ये गेस्ट जो कि आपसे मिलने के लिए आज ही आने वाले हैं। शीरा ये सुनकर कहती है, क्या एक गेस्ट? लेकिन मुझे तो इसके बारे में कोई भी नोटिस नहीं मिला है। बटलर तभी एक एनविलप शीरा की ओर बढ़ाते हैं और वे कहते हैं, हमें भी ये नोटिस
आज सुबह ही मिला था, इसीलिए रिपोर्ट देने में डिले हो गई है। माय लेडी, प्लीज आप इस लेटर को चेक कर लें। शीरा वो लेटर को अपने हाथ में लेती है। उसे लेते ही वे पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है और वे कहती है, मार्कस लीहेटोन व्लाडिया। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं मार्कस व्लाडिया को, जो कि अपने कैरेज में होते हैं और वे सोच रहे थे, लेडी शीरा वो तो मेरे लिए पूरी तरीके से दीवानी होती थी। एक वक्त पे वो मुझे हमेशा तिरछी नजरों से देखते रहती थी, लेकिन अभी का सिचुएशन बिल्कुल ही उल्टा है। और तो वे अचानक गोस्ट ड्यूक कहलाने वाले एडन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुकी है। और तो ऐसा भी रूमर फैला हुआ है उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। ये सारी बातें तो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेट कर चुकी है इस सिचुएशन को। अगर मुझे बोसबर्न फैमिली को सिक्योर करना होगा तो सबसे पहले मुझे ब्रिलटोक्सन फैमिली को अपने कंट्रोल में लेना होगा, तभी मैं यंग लेडी वेलिटा के साथ मिल पाऊंगा। और वे कहते हैं, लेडी वेलिटा कभी भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं शो करती थी अगर वो उसके फ्रेंड के बारे में ना हो तो। इसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली ये काम करेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे पावर के साथ वेल्थ भी आराम से मिल जाएगा। मैं इस अवसर को ऐसे ही हो नहीं सकता। हेड बटलर जो कि लीहेटॉन को देखते हैं और वे मन ही मन में कहते हैं, आखिर ये इतना जल्दी क्यों आ गए। लेडी शीरा को तो इन्हें मना करने की समय तक नहीं मिला। और वे लीहेटॉन के सामने झुकते हुए कहते हैं, वेलकम टू ब्रिलटोक्सन एस्टेट। आपसे मिलना हमारे लिए हॉनर की बात है मार्कस व्लाडिया। लीहेटॉन बटलर को देखकर कहते हैं, आप तो पहले से भी ज्यादा जवान दिख रहे हैं। तभी लीहेटॉन नोटिस करते हैं उसके पीछे खड़े मेड लोग उसे देखकर कहते हैं, मार्कस व्लाडिया कितने यंग हैं, वे बहुत ही हैंडसम हैं। लीहेटॉन ये सब सुनकर अपने मन ही मन में कहता है, ये तो ऐसा ही होना चाहिए था। इस पूरे एम्पायर में केवल मैं ही एक हूँ जो कि एलिजिबल बैचलर है। मैं ही तो हूँ इन सारे नोबल्स का रोल मॉडल। इतने में बटलर कहते हैं, मार्कस व्लाडिया मुझे माफ कर दें, इस वक्त आप लेडी शीरा से नहीं मिल सकते हैं। लीहेटॉन ये सुनकर कहता है, क्या उन्हें मेरे आने का मैसेज नहीं मिला। बटलर कहते हैं, उन्हें मिल गया है, लेकिन यंग लेडी अभी बहुत ही बिजी हैं। मास्टर और मैडम कल आने वाले हैं, जिसके कारण ये एस्टेट पूरी तरीके से अनसेटल्ड है फिलहाल के लिए, इसलिए वे आपसे फिलहाल नहीं मिल सकेंगे। और यंग लेडी ने उनके तरफ से आपसे माफी मांगने के लिए भी कहा है। व्लाडिया कहते हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं उनसे जल्द ही बात कर आ जाऊंगा। मैं केवल उनसे मिलने के लिए ही आज सुबह से ही ट्रैवल कर यहाँ तक आया था। बटलर कहते हैं, वे सब तो ठीक है, आप यहाँ आए ये हमारे लिए हॉनर की बात है, लेकिन प्लीज आप मेरे सिचुएशन को भी समझें मार्कस व्लाडिया। मार्कस ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और वे कहते हैं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यंग लेडी यहाँ पर है तो मैं उन्हें फेस टू फेस जाकर बात कर लेता हूँ। इतना कहकर व्लाडिया अंदर की ओर जाने लगते हैं। बटलर कहते हैं, यंग लेडी से मिलने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना ही होगा। व्लाडिया कहते हैं, इसके बारे में तुम फिक्र मत करो, मैं खुद ही जाकर उनसे परमिशन ले लेता हूँ। वे जैसे ही अंदर की ओर जाता है, वहाँ के सैनिक उसे रोक देते हैं, जिसे देखकर व्लाडिया पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वे कहता है, हेड बटलर, क्या तुम अपने गेस्ट को इसी तरह ट्रीट करते हो? ये क्या दुस्साहस है। इस पूरे एम्पायर में मुझे किसी ने इस तरह ट्रीट नहीं किया है। मार्कस गुस्से से वहाँ खड़े सैनिकों को ठेलते हैं और वे कहते हैं, यह अपने आप में उपेक्षा का कार्य है। इसके अलावा इससे मेरे घराने और इसे पूरे राज्य के मजाक उड़ाने के रूप में भी देखा जा सकता है। हेड बटलर ये सब सुनकर घबरा जाते हैं और वे कहते हैं, नहीं,
हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें। लीहतोन कहते हैं मैं यहाँ से जाऊंगा और सबसे पहले एक रिटर्न में कंप्लेन फाइल कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ। इसी बीच वहाँ शीरा आती है और वे कहती है साइड हटो, और वे कहती है इस मेन गेट के सामने इतना शोर क्यों हो रही है, इसे देखने के लिए मैं खुद ही यहाँ आ गई हूँ। आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हेड बटलर उसे ग्रीट करते हुए कहता है मुझे माफ कर दे यंग लेडी, ये सब मेरी गलती है। इतने में लीहतॉन लेडी शीरा को देखता है और वे कहता है मुझे भी माफ कर दे यंग लेडी, यहाँ इतना शोर करने के लिए। और वे पूरे तहजीब से कहता है मैं तो बस आपको देखने की इच्छा प्रकट कर रहा था, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया था, जिसके कारण मैंने अपने आवाज को ऊंचे कर बात कर रहा था। मुझे उम्मीद है आप मुझे समझ रहे होंगे। लेडी शीरा उसे घूर कर देख रही होती है। इतने में लीहतॉन कहता है हेड बटलर को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसके लॉयलिटी के लिए, लेकिन इतना रिजेक्ट कौन होता है, वो भी इतना कठोरता के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने ही सर्वेंट से डील करने में बहुत ही कठिनाई होती होगी। लेडी शीरा पलटकर उसे जवाब देती है और वे कहती है ये मेरा ही ऑर्डर था, जिसे सुनकर लीहतॉन का चेहरे का रंग ही उतर जाता है और वे कहता है क्या। शीरा लीहतॉन को घूरते हुए कहती है मैंने कहा ये मेरा ही ऑर्डर था। लीहतॉन को जो कि एम्बैरेस होते हुए कहता है आपका कहने का क्या मतलब है। शीरा जवाब देते हुए कहती है मैंने ही ये ऑर्डर दिया था और मैंने बटलर के माध्यम से विनम्र इनकार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया। इस एस्टेट के अंदर कौन आ सकता है, इसका निर्णय लेने का पूरा अथॉरिटी इस फैमिली के हेड के पास है। करंटली ब्रिलटोक्सन फैमिली का हेड अभी मैं हूँ। मेरे इंटेंशन को आप जानते हैं, फिर भी मार्कस आप बेमतलब की इशू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लीहतॉन ये सुनकर शांत रहता है और वे कहती है नोबल सोसाइटी के अंदर इस तरह के डिस्प्यूट जब भी इमर्ज होता है तब रिश्ते को बरकरार रखने के लिए वो व्यक्ति अपने सर्वेंट के ऊपर सारा गुस्सा निकाल देता है। लीहतॉन अपना इतना बेइज्जती होते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वे अपने गुस्से को मुश्किल से काबू कर पा रहा था। शीरा उसके ये हालत को देखकर मन ही मन में कहती है लीहतॉन को इतना बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मुझे पूरा विश्वास है इस समय वे बहुत ही दुखी होंगे। शीरा इतना सोची रही थी तभी उसके नजर उसके आजू बाजू में खड़े मेड के ओर जाती है और वे नोटिस करती है वे लोग आपस में बातें बना रहे होते हैं। तभी शीरा सोचती है मैं तो इस घमंडी लीहतॉन को गुरूर मिट्टी में मिला देना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ कई सारे लोग हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तो मेरे पेरेंट्स कल आने वाले हैं, मैं नहीं चाहती उनको इस तरह की कोई बुरी खबर मिले। और वे खुद से कहती है अब मुझे इस मामले को निपटाना होगा। फिर वे लीहतॉन की ओर देखती है और वे कहती है ऐसा लगता है हम दोनों का डिफरेंट सर्कमस्टेंस इस कॉन्वर्सेशन को बहुत ही क्रिटिकल मोड पर ला छोड़ा है। और वे अपने सर को झुकाकर पोलाइटली कहती है मैं व्लाडिया फैमिली के हेड से प्रार्थना करती हूँ मेरे रूडनेस को नजरअंदाज कर मुझे माफ कर दें। लीहतॉन ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है क्या। तभी वो भी कहता है क्यों नहीं, इस तरह की चीजें तो जिंदगी में होते रहते हैं। और लीहतॉन कहता है मुझे भी माफ कर दें, मैंने भी आपसे कठोर शब्दों से बात किया था। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है मुझे बहुत ही खुशी हुई आपने मुझे समझा। और वे कहती है प्लीज मेरे साथ चले, मैं आपको ऑफिस की तरफ गाइड करती हूँ। इतना कहकर
कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बटलर ये सब देख रहा होता है, तभी उसके बगल में हेड मेड आकर खड़ी होती है और वे कहती है, हेड बटलर क्या तुम ठीक हो? बटलर चैन भरी सांसें लेता है और वे कहता है हाँ, और वे कहते हैं आपको एक बात की ध्यान रखना होगा, यहाँ जितने भी सर्वेंट थे उन सबको चुप रहने के लिए कह दीजिए। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी से ना बात करने की ऑर्डर दे दे, क्योंकि यंग लेडी ने अपने आप को झुका लिया और वे नहीं चाहती हैं इस मैटर को किसी गॉसिप की तरह यूज किया जाए। हेडमेड कहती है ठीक है, मैं आपके बातों को समझ गई। इतना कहकर वे भी वहाँ से चली जाती है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा के ऑफिस, जहाँ शीरा कह रही होती है तो आपको ऐसा क्या काम हो गया जो आप अचानक यहाँ आ गए मार्कस? विलारिया कहते हैं इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आप क्यों ना पीने के लिए कुछ लेकर आए? यहाँ का कमरा बहुत ही गर्म है और तो मैं उस कैरेज में लंबे समय तक रहकर आया हूँ। शीरा उसकी ओर देखती है और वे अपने मन ही मन में कहती है एक बॉर्न नोबल से तो ऐसा ही एक्सेप्ट की जा सकती है, और वे उसकी ओर देखते हुए कहती है लिहेटॉन के रहने का ढंग, उसके बोलने के अंदाज बिल्कुल एक नोबल की रेपुटेशन का मान रखता है, और वे अपने इस स्किल को यूज कर सामने वाले से अपना बात भी मनवा लेता है। तभी वे घबरा जाती है और अपने आप को संभालते हुए कहती है इसके बारे में मैं जितना सोचती हूँ ऐसा लगता है मानो ये मेरे पास्ट लाइफ की तरह फिर से मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। इतना सोचते ही शीरा अपने घबराहट को काबू करते हुए कहती है मुझे माफ कर दे, जितना भी पीने का पानी था वे सारा पानी खर्च हो गया आज सुबह ही, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए तो आपका रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं किया जा सकता है। और वे कहती है मैं किसी को भेजती हूँ पानी लाने के लिए, तब तक क्यों ना आप सीधा मुद्दे पर आ जाएं। लिहेटॉन ये सुनकर बहुत ही नाराज हो जाता है और वे कहता है ऐसा क्या? और वे कहता है ऐसा तो कुछ खास नहीं था, लेकिन मुझे अचानक एक बात याद आ गई उस प्रॉमिस के बारे में। शीरा कहती है प्रॉमिस? मार्कस तभी कहते हैं मार्कस चॉकसन के पार्टी में मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था और आपने भी ये कहा था आपके यहाँ गुड क्वालिटी का लिकर है और आप मुझे ट्रीट भी देना चाहते थे। शीरा को तभी वे सब याद आ जाता है और वे अपने आप से कहती है क्या इसे ये सब अभी भी याद है? तभी वे लिहेटॉन को देखते हुए कहती है ऑफ कोर्स मुझे भी याद है, लेकिन आप इसके बारे में सोचकर खुद को क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? इतने में लिहेटॉन पूरे जोश में आता है और वे कहता है नहीं, मैं लिहेटॉन ब्लाडिया हूँ और एक जेंटलमैन हमेशा अपने कहे गए शब्द पर खरा उतरता है। इतना कहते ही लिहेटॉन शीरा की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और वे कहता है क्या आप मुझे एक चांस नहीं देंगे मुझे खुद को प्रूफ करने के लिए? शीरा इतना सुनते ही मुस्कुराते हुए खुद से कहती है क्या लिहेटॉन सच में इसी के लिए इतने दूर तक आया है? और वे उसकी ओर देखते हुए सोचती है अगर ये केवल मीटिंग करने के लिए आया था तब तो ये आसानी से अपने मैंशन में रहकर भी कर सकता था, अपने कोई सर्वेंट को भेजकर एक मीटिंग तो आराम से फिक्स कर देता, इसके लिए इसे यहाँ खुद क्यों आना पड़ा? और वे कहती है इसके आउटफिट को देखकर ऐसा लग रहा है ये कोई इम्पोर्टेंट ओकेशन में डालने वाले शूट है। और वे तभी कहती है मार्कस आप मुझे दोबारा बुलाए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। इसे सुनकर लिहेटॉन एकदम से खुश हो जाता है और वे कहता है अगर ऐसी बात है तो। इतने में शीरा उसके बातों को काटते हुए कहती है लेकिन मेरे पेरेंट्स कल आने वाले हैं और तो मेरी मदर का भी हेल्थ सही नहीं रहता है, मुझे उनका ध्यान रखना होगा। ऐसे सिचुएशन में मैं किसी तरह के ड्रिंक
अफोर्ड नहीं कर सकती। आप मेरे लिए इतना सोचें, ये इतना ही काफी है। मैं स्वीकार कर लूंगी, आपने अपना कर्तव्य को पालन कर लिया है। ली हेतौन ये सुनकर एकदम से अचंभा हो जाता है। इतने में शीरा कहती है, मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद कहती हूँ। इतने में ली हेतौन शीरा के हाथ पकड़ लेता है और वे कहता है, मिस शीरा, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए 1-2 मंथ और भी वेट कर सकता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है ये मीटिंग आज ही हो। इतना कहते कहते वे एकदम से शीरा के नजदीक आ जाता है और वे कहता है, आप मुझे सच में नहीं समझ पा रही हैं। मैं अपने प्रॉमिस को लेकर बहुत ही डिटरमाइंड हूँ। शीरा को ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर कर ली हेतौन सोच रहा था, अब तो ये फंस गई। इतने में शीरा अपने सर को नीचे झुकाकर कुछ सोच रही थी। ली हेतौन उसे देखकर खुद से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिप्लेटन से एक कितना ही क्यों न चिपकी रहे और उसे पाने के लिए एक कितना ही कोशिश क्यों न कर ले। जब बात किसी लड़की के दिल के बारे में होती है तब मैं इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाता हूँ। और वे शीरा की ओर देखते हुए सोचता है, ये तो केवल एक काउंट की लड़की है, ये मेरा विरोध नहीं कर सकती। इतना सोचते ही ली हेतौन फिर से शीरा के नजदीक आ जाता है और वे कहता है, मिस शीरा। तभी शीरा कहती है, आई एम सॉरी मार्कस। इतना कहते ही वे गुस्से से उसकी ओर देखती है और वे कहती है, आप काफी करीब आकर खड़े हैं और उसे दूर ठेलती है। ली हेतौन ये सब देखकर कहता है, क्या? तभी शीरा कहती है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई वक्त नहीं है। मैं फिलहाल के लिए तो बहुत ही बिजी हूँ। और वे कहती है, मुझे विश्वास है आप जैसे नोबल मार्कस मेरे सिचुएशन को समझ सकते हैं। ली हेतौन ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वे कहता है, क्या तुम्हें सच में पता है तुमने किस तरह की प्रपोजल अभी रिजेक्ट किया है? और वे कहता है, मिस शीरा, आप दोबारा क्यों नहीं सोचते हैं? शीरा उसकी ओर देखती है और वे कहती है, मार्कस, सच में मुझे आपके प्रति किसी तरह की पर्सनल फीलिंग नहीं है। मार्कस ये सुनकर शीरा को गुस्से से देख रहा होता है। शीरा वहां से जाने लगती है। जाते जाते शीरा सोच रही थी, घमंडी ली हेतौन ब्लाडिया, क्या तुमने सब लड़की को एक तरह ही समझा है? क्या तुमने ये सोचा सब लड़की तुम्हारे इस चिकनी चुकड़ी बातें में गिर जाएगी? मुझे उम्मीद है रिजेक्शन के बारे में तो तुम्हारा प्लान में था ही नहीं। और वे वहां से जा रही थी। ली हेतौन उसे जाते हुए केवल खड़ा होकर देख रहा था। शीरा आगे सोच रही थी, इस तरह की रिजेक्शन तो तुम्हें कभी भी वेलिटा से भी नहीं मिला होगा। हालांकि ये इतना बुरा भी नहीं था। इतने में वे रिपीटर को बुलाती है और कहती है, प्लीज आप मार्कस को मेन गेट की तरफ गाइड करें। इतना कहकर शीरा जैसे ही उस दरवाजे को खोलने वाली थी, ली हेतौन कहता है, लेडी ब्रिल्टोक्सन। इतना कहते ही उसकी ओर वे झपटता है। शीरा ली हेतौन को अचानक उसके पीछे पाकर डर जाती है और उसका पैर लड़खड़ाने लगता है। इसी बीच उसके पीछे एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। शीरा उसके ऊपर जाकर गिर जाती है। वो व्यक्ति कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? शीरा उसकी ओर हैरानी से देखती है। शीरा जिस आदमी से जाकर टकराती है वे उसके पिताजी होते हैं। शीरा उन्हें देखकर कहती है, फादर। तभी उनके फादर नोटिस करते हैं दरवाजे की दूसरी ओर से कुछ लोग उन्हें देख रहे होते हैं। वे तुरंत उस कमरे का दरवाजा को बंद कर देते हैं और वे शीरा को देखते हुए कहते हैं, शीरा तुम इतना दुबली पतली कैसे हो गई हो? शीरा मुस्कुराते हुए बात को टालने की कोशिश कर रही थी और वे कहती है, ऐसा क्या?
ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ दिनों से सीजन चेंज होने लगे हैं, जिसके कारण मैं ठीक से नहीं खा पा रही हूँ। उसके फादर शीरा के सर पर हाथ सहलाते हैं और वे मार्कस वेलेडिया की ओर घूरते हुए देखते हैं, जिसे देखकर लिहेतोन घबरा जाते हैं। शीरा के फादर मार्कस को देखकर कहते हैं, आपसे मिलकर काफी दिन बीत गए हैं मार्कस व्लादिया। लिहेतोन भी बात को संभालते हुए वे कहते हैं, मैंने सुना था आप कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, वैसे आपका ट्रिप कैसा रहा काउंट ब्रिल्टोक्सन? शीरा के फादर कहते हैं, ट्रिप तो बढ़िया था। और वे कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का सिचुएशन काफी हेक्टिक है, इसीलिए हम आपको प्रॉपरली इस समय तो होस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप दोबारा यहाँ विजिट करेंगे तो मैं ये मेक श्योर करूँगा आपको प्रॉपर अटेंशन दिया जाए। लिहेतोन के मन में बस इतना ही चल रहा था, मुझे यहाँ से कैसे भी कर बाहर निकलना है। इसी सोच से वे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर वे जल्दी जल्दी बाहर जाने की कोशिश करते हैं और जाते जाते कहते हैं, मिस शीरा मैं आपसे अगली बार मिल लूंगा। इतना कहकर वे जैसे ही जाने लगते हैं, पीछे से उसके फादर कहते हैं, मार्कस व्लादिया। इतना सुनते ही लिहेतोन घबरा जाता है। तभी शीरा के फादर कहते हैं, अगले बार जब हम मीट करेंगे तो मुझे उम्मीद है हम एक दूसरे को मेरे ऑफिस में ही देखेंगे, ना कि आप शीरा से पहले मिलेंगे। व्लादिया भी कहता है, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर वे झट से वहाँ से चले जाता है। शीरा के फादर कहते हैं, आते ही ये सब देखना कितना दुखद है। और वे शीरा से पूछते हैं, क्या वो बेवकूफ तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा था? शीरा अपने फादर की ओर देखती है और वे कहती है, आपसे मिले काफी वक्त गुजर गए हैं। इतना कहकर वे भावुक होकर रोने लगती है। उसके फादर उसे कंफर्ट करते हुए कहते हैं, तुम चिंता क्यों कर रही हो, अब मैं आ गया हूँ, सब मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मैं तो केवल 2-3 महीनों के लिए ही यहाँ से गया था। शीरा भी ये सुनकर कहती है, मुझे इस तरह से नहीं रोना चाहिए था, फादर को अजीब लगने लगेगा। और वे कहती है, लेकिन मेरे पास्ट लाइफ में उस दिन जिस तरह के अकेलापन मैंने महसूस किया था वैसा मैंने कभी नहीं किया, और जिस तरह से मेरे साथ बदतमीजी किया गया था और मैंने मेरे फादर के मृत शरीर को देखा था, वही एक ऐसा समय था जब मैं अपने फादर को लास्ट टाइम इतने करीब से देखी थी। ये सब सोचते हुए शीरा अपने फादर को गले लग जाती है और वे रोने लगती है। उसके फादर ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं, शीरा। शीरा उसके फादर के गले लगकर रोने लगती है और वे कहती है, फादर मुझे खुशी हुई आपको वापस सही सलामत देखकर। शीरा के फादर शीरा के भावनाओं को समझकर उसे कंफर्ट करते हुए कहते हैं, लगता है मेरे गैर मौजूदगी में मेरी बेटी कुछ ज्यादा ही काम कर ली। इतने में शीरा खुद को संभालते हुए अपने फादर से पूछती है, क्या हो गया? मैंने तो सुना था अब कल आने वाले हैं। उसके फादर कहते हैं, फ्लारा तुम्हारे लिए बहुत ही चिंता में थी, वे कह रही थी तुम यहाँ अकेली होगी, इसीलिए हमें वहाँ से जल्द मैंशन के लिए रवाना हो गए थे। और वे कहते हैं, उसके चिंताओं को तो मैं समझ सकता था, लेकिन मैंने तो ये सोचा था वे कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। और वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है उसके बात को मानना ही चतुरता वाली काम थी। शीरा अपने फादर से कहती है, प्लीज मेरा मजाक उड़ाना बंद करेंगे? और वे पूछती है, मदर का कंडीशन अभी कैसा है? उसके फादर कहते हैं, तुम्हारे मदर के कंडीशन में तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। शीरा अपने फादर की ओर चिंता भरे नजरों से देख रही होती है और वे खुद से कहती है, मदर का इलनेस तो इस वक्त स्टार्ट हो गया था जब मैं 15 साल की हो गई थी। फादर ने कई सारे प्रीस्ट, मैजिशियन और तो हीलर को भी बुलाए थे,
थे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही उनका रिकवरी हो पाया सही से। उल्टा उनका कंडीशन तो और भी बेकार हो गया था। जब जब यहाँ का वेदर गर्म और ह्यूमिडिटी से भर जाता है, मेरे मदर को किसी कूलर जगह पर रिलोकेट करना पड़ता है ताकि उनका हेल्थ कंडीशन थोड़ा बहुत स्टेबल रहे। इतना कुछ करने के बावजूद फादर अपना उम्मीद नहीं छोड़े। वे समय समय पर कई सारे हीलर को भी बुलाते रहते हैं, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि मेरे प्रेजेंट लाइफ में भी ऐसा ही कुछ है। उसके फादर शीरा की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम अंदर चलना चाहोगी मेरे साथ? फ्लोरा तुम्हारे लिए इंतजार कर रही होगी। और वे दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। वहाँ पर फ्लोरा बैठी होती है। वे शीरा को देखकर कहती है, शीरा अपने मदर को देखकर उसकी ओर दौड़ कर जाती है और कहती है, मदर। उसकी मदर भी शीरा को देखकर कहती है, तुम कैसी हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है तुम दुबली हो गई हो। शीरा कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो अच्छे से खाना खाती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा बहुत वेट गेन कर ली हूँ। उसकी मदर उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा? और वे कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा रियलाइज हो रहा है मेरी बेटी काफी बड़ी हो गई है। और उसकी मदर कहती है, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं तुम्हें लंबे समय के बाद देख रही हूँ। शीरा भी उसके मॉम की ओर देखकर कहती है, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। इतने में उसके फादर कहते हैं, मुझे मालूम है तुम दोनों को कई सारे बातें करना है, लेकिन फ्लोरा तुम अभी अभी आई हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। और रही बात शीरा का, तो तुम इसके बारे में चिंता ना करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। फ्लोरा भी कहती है, ठीक है, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। लूड इतना सुनते ही वे दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। शीरा अपने फादर से कहती है, आपको देखकर भी ऐसा लग रहा है आपका तबीयत भी खराब था। लूड कहते हैं, हाँ, कुछ दिनों पहले मुझे भी खून की उल्टी हुई थी। और वे कहते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा, इसीलिए तुम इतना उदास चेहरा बनाना बंद करोगी। शीरा ये सब सुनकर उसके मैंशन में हुए कुछ दिनों के घटनाओं को याद करती है, जैसे कि उसके यहाँ काम करने वाले पुराने सर्वेंट को चेंज कर देना, जो कि वेलिटा के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, और डिप्टी कमांडर गिलबर्ट से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकालना, और स्किल्ड नाइट्स को हायर करना ताकि किसी तरह के एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए। इतना सोचते ही वे खुद से कहती है, अगर मैंने अपने मदर का इलनेस क्यूर नहीं किया तो फिर इतना कुछ करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। और वे कहती है, मुझे कुछ तो जरूर सोचना होगा, आखिर मैं क्या मिस कर रही हूँ। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं मार्कस व्लाडिया को, जो कि गुस्से में थे। वे कहते हैं, डैम इट, उसकी इतनी हिम्मत, जो मुझे घूर कर देख रही थी। और वे अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रिल्टोक्सन और बोजबान, वे दोनों मुझे क्या समझ कर रखे हैं। अब वक्त आ गया है उन दोनों को मेरा असली चेहरा दिखाने का। और वे कहता है, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ जो कि मुझे जो चाहे वो इग्नोर कर कर आराम से निकल जाए। नीमर कहता है, गिनोवा टेरिटरी से हम जो वो 3 लड़के को लेकर आए थे इंट्रोगेट करने के लिए, उनका इंट्रोगेशन पूरा हुआ, लेकिन उनसे हमें कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। और वे लोग ये दावा कर रहे हैं उन्होंने जो भी हरकतें किया था वे उनका खुद का एक्शन था, क्योंकि वे लोग लेडी बोजवान से फेवर लेना चाहते थे। ये सब सुनकर एडन कहता है, वे लोग केवल हमारे समय का बर्बादी कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं, अगर इस मैटर में इंपीरियल फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर हमारे लिए बहुत ही दिक्कत खड़ी होने लगेगी। उन लोगों को तुम केवल बेसिक सवाल पूछकर
उन्हें रिहा कर दो। नीमर कहता है ठीक है, लेकिन लेडी रीचल का क्या करना होगा। लेडी रीचल का नाम सुनकर एडन बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं और वे सोच रहे थे गिनोवा इंसिडेंट के बाद रीचल का अथॉरिटी हमारे हाथों ट्रांसफर कर दिया गया था और उसे रिहा करने के लिए हमारे पास मल्टीपल रिकमेंडेशन भी आया था बोसबॉर्न और इंपीरियल फैमिली से। मैंने ये सोचने की भी कोशिश ना की लेडी रीचल का एग्जिस्टेंस हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्लू बन सकता था, खास करके जब सीरा ने कहा था लेडी रीचल को किसी तरह का ऑर्डर मिला है बोसबॉर्न की ओर से और ऐसा माना जाता है लेडी रीचल के रास्ते में लेडी फॉयलेट अचानक आ टकरी, लेकिन इसमें जो व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व था वो तो यहाँ से चला गया। इतने में नीमर कहता है अगर हम उसे इसी तरह अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो वो शायद यही मारी जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये हाई चांस है सब लोग हमें ही ब्लेम करना चालू कर देंगे। एडन ये सब सुनकर अपने सर पर हाथ रख लेता है और वे कहता है अच्छा, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। उसे अंडरग्राउंड प्रिजन में अगर कोई वैकेंट रूम है तो उसे वहां मूव कर दो और एक गार्ड को भी असाइन कर दो ताकि वे उसका हेल्थ कंडीशन को भी देखते रहे। अगर जरूरत पड़े तो उसे उसके पेरेंट्स से भी मिलने दिया जाए। नीमर ये सब सुनकर कहता है ठीक है। इतने में एडन कहते हैं और एक बात, वो तीनों इडियट को लॉकर में 3 दिन रखो, उसके बाद ही उन्हें जाने देना। उन्हें ज्यादा दिन यहाँ रखना भी पॉइंटलेस है। नीमर कहता है ठीक है, मैं समझ गया। और हम देखते हैं एडन को जो कि बहुत ही गहरे सोच में था और वे अचानक पूछता है क्या और कोई रिपोर्ट है। नीमर ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और वे कहता है नहीं सर, क्या आप कोई न्यूज के लिए वेट कर रहे थे। एडन गहरी सांस लेता है और वे कहता है नहीं। इतने में वो बाहर की ओर देखता है और वे अपने मन ही मन में सोच रहा था तुम्हें देखे हुए पूरे आधे महीने बीत गए हैं, वो इस वक्त क्या कर रही होगी। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शीरा को जो कि किसी को अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आने वाला हेड बटलर डाटम रहता है। वे कहता है सॉरी लेडी शीरा, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं आपके लिए एक अर्जेंट रिपोर्ट लेकर आया हूँ। शीरा कहती है वो क्या है। इतने में डाटम कहता है ये डिप्टी कमांडर गिलबर्ट के बारे में है। वे आज सुबह कन्फेस कर चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी इंट्रोगेशन में कहा था वे सब मैं इस फाइल में रिपोर्ट बना करके लाया हूँ, लेकिन मुझे चिंता है ये इंफॉर्मेशन आपकी कोई काम का नहीं है। शीरा पूछती है आप कहना क्या चाहते हैं। डाटम कहता है ये तो बस मेरा अनुमान है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है इस रिपोर्ट में आपको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। शीरा वो रिपोर्ट को लेकर पढ़ती है और वे गुस्से से कहती है क्या बस इतना ही। क्या वे मेरे साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि बटलर ने कहा है इसमें तो इंफॉर्मेशन काफी है, लेकिन इसमें से एक भी मेरे लिए यूजफुल नहीं है। इस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है ये सब तो मुझे पहले से ही मालूम था, जैसा कि गिलबर्ट को क्यों रॉयल नाइट से बाहर निकाल दिया गया था और उसने ब्रिलटोक्सन फैमिली में बोसबॉर्न के रिकमेंडेशन से ज्वाइन किया है। ये सारे इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं। मैं तो ये उम्मीद कर रही थी किसी तरह मुझे गिलबर्ट और बोसबॉर्न के बीच में हुए सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। शीरा ये सब कहते ही वे अजीब तरह से मुस्कुराहट के साथ कहती है मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम होने के बावजूद वे इस तरह एक्टिंग कर रहा है तो फिर शायद मुझे उसके ऊपर ही अभी भी रिलाई करना होगा। हालांकि मैंने उसे बहुत सारे वक्त दे चुकी हूँ ये उम्मीद से
कि वो बोजबान से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन मुझे उस वक्त पर उन दोनों के बीच में किसी तरह की कांटेक्ट हुआ ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं मिला। फिर भी मुझे एक इंफॉर्मेशन तो मिला था वेलिटा और काउंट रिम्बल के बीच में हुए मीटिंग के बारे में, इसीलिए बाहर रखे स्पाइस से अब कोई उम्मीद नहीं है। इसका मतलब यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं शीरा को, जो कि जिन को अंदर बुला रही होती है। जिन जैसे ही अंदर आता है वे कहता है, लेडी शीरा, क्या आपने मुझे याद किया है? शीरा उसे देखकर कहती है, तुम जाकर हेड मेड और हेड बटलर को एक कह दो, कल सुबह ही जितने भी सर्वेंट हैं उन सब को रिप्लेस कर दिया जाए, और हाँ, उन लोगों को टेम्पररी सर्वेंट में असाइन करना जिन्हें मैंने मिलकर डिजाइन किया था। तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में हर वो छोटी छोटी चीज को भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि वे कहाँ जा रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं और वे किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल है। जिन कहता है, ऑफ कोर्स माय लेडी। शीरा इतने में ब्लश करते हुए कहती है, और एक बात। जिन कहता है, प्लीज आप ऑर्डर दें। शीरा तभी कहती है, मेरा मतलब एडन। एडन कैसा है? जिन, तुम एडन से रेगुलरली ट्रेनिंग के लिए मीट करते आ रहे हो। जिन कहता है, हाँ वे ठीक है माय लेडी। शीरा ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? जिन थोड़ी देर कंफ्यूज हो जाता है और वे कहता है, सॉरी। शीरा तभी अपने माथे पर हाथ रख लेती है और वे खुद से कहती है, आखिर में ये सब क्यों बात कर रही हूँ? इतने में वे जिन से कहती है, कुछ नहीं, तुम्हें कल मेरे साथ मर्चेंट काउंसिल मीटिंग के लिए जाना होगा, इसीलिए प्लीज तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। जिन कहता है, ठीक है माय लेडी। इतना कहकर वे चला जाता है। शीरा जो कि अपने ऑफिस में होती है, वे कहती है, मुझे जल्दी से जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो मुझे इसी तरीके के ख्याल आना चालू हो जाएंगे, जो कि मेरे लिए काफी डेंजरस है। सीन कट होता है और हम देखते हैं शीरा को, जो कि अपने बेड पर होती है। वे सोच रही थी, आखिर मेरे साथ आज ये हो क्या रहा है। सीन कट होता है और हम देखते हैं उसके अगले दिन रीटा को, जो कि शीरा से कह रही होती है, क्या मर्चेंट काउंसिल मीटिंग तय किए गए समय पर ही होगा? शीरा कहती है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहती हूँ। और वे रीटा से कहती है, वे सब तो ठीक है, अभी तुम्हारी मदर की हालत कैसा है? मुझे याद है कुछ समय पहले जब मैंने उनसे मिला था, वे सही से चल नहीं पा रही थी। रीटा जो कि मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आपने सही कहा, लेकिन वे अभी काफी ठीक हो गए हैं। और वे कहती है, जब से हमने वो नया मेडिसिन ट्राई किया है, तब से कुछ हद तक तो इम्प्रूवमेंट दिखा है और वे अपने आप से अब बाहर आ जा सकती हैं। शीरा ये सुनकर कहती है, ऐसा क्या? ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। इतने में रीटा कहती है, अगर आप सच्चे दिल से सेविंग करना चालू कर दें तो फिर एक्सपेंसिव मेडिसिन भी आप कीन सकते हैं। मेरी मदर ये बार बार कहती थी और वे यंग लेडी के भी ग्रेटफुल हैं जिन्होंने आपके यहाँ मुझे काम पर लगाया है। शीरा इतना सुनकर उसकी ओर देखती है और वे खुद से कहती है, जो व्यक्ति चल भी नहीं सकता था उसे खड़ा कर देना, ये तो सुनने में ही एक प्रोपेगेंडा की तरह लग रहा है। एक रेयर मेडिसिन जिसे केवल कुछ हाई रैंकिंग नोबल्स और रॉयल फैमिली में से ही कोई कीन सकता है, उतना रेयर और एक्सपेंसिव मेडिसिन को इसे कैसे मिल गया? अगर हम इसका 25 क्वालिफिकेशन को भी साइड कर दे तो फिर भी एक साधारण मेड इसे कभी नहीं अफोर्ड कर सकती है। क्या यही परिणाम मिला है मुझे बिट्रे करने के लिए? इतने में रीटा कहती है, यंग लेडी, अभी आपके जाने का वक्त हो चुका है।
शीरा वहाँ से जा रही होती है, तभी वे पलटकर रीटा से पूछती है, रीटा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रीटा ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है, फिर भी वे मुस्कुराते हुए कहती है, प्लीज आप अपना ख्याल रखें इस ट्रिप में यंग लेडी। शीरा ये सुनकर कहती है, ठीक है। लेडी शीरा मर्चेंट मीटिंग के लिए जा रही होती है, जहां हम देखते हैं रिपीटर और रीटा को भी। रीटा कहती है, लेडी शीरा आपका जर्नी सेफ रहे। दूसरी ओर हम देखते हैं शीरा और रिपीटर को बात करते हुए। शीरा रिपीटर से कहती है, मेरे गैर मौजूदगी में तुम हमारे मैंशन का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने डाटम को मैंशन का हर वो काम समझा दिया है, तुम केवल उसका एग्जीक्यूशन पर ध्यान रखना। रिपीटर कहता है, ठीक है, लेकिन क्या हमें सच में जिन सर्वेंट को डिसमिस किया है उन्हें वापस असाइन करना होगा? अगर उन लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को रिवील करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम क्यों उनके ऊपर पैसा खर्च करें? शीरा ये सुनकर रिपीटर की ओर देखती है और वे कहती है, मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। मैं उस मोमेंट के लिए कुछ दिन और भी वेट कर सकती हूँ, और जो लोग हमारे काम के नहीं उन लोगों को पनिशमेंट मिल चुका है। रिपीटर शीरा का ये शब्द सुनकर हैरान रह जाता है और वे रीटा की ओर देखते हुए कहती है, रीटा, तुमने जो काम किया है वो बेवकूफों का काम है, तुम्हें भी इसका सजा जरूर मिलेगा। इतना कहते ही हम देखते हैं वो लोग वहाँ से डिपार्ट कर देते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं लेडी बोसबॉन की महल, जहाँ एक सर्वेंट वेलिटा को कह रहा था, हमें इंफॉर्मेशन मिली है वे लोग डिपार्ट कर गए हैं मर्चेंट मीटिंग ऑफिस के लिए। हालांकि ऐसा लगता है वे केवल एस्कॉर्ट नाइट को ही अपने साथ लेकर गए हैं। वेलिटा जो कि किताब पढ़ रही होती है, वे कहती है, शीरा लगता है समझदार होते जा रही है, और वे मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सब चीज देख लेना, और हाँ, रीटा के बारे में भूलना मत। वे सर्वेंट कहता है, ठीक है, मैं आपके बातों को समझ गया लेडी वेलिटा। आगे वे मुस्कुराते हुए कहती है, हमने एक और नाइट को भेजा था जिसका नाम गिलबर्ट था, तुम्हें उसके साथ अच्छी तरीके से डील करना होगा। वे सर्वेंट कहता है, वो तो ऑलरेडी एक फेक रिपोर्ट को ब्रिल्टोक्सन के यहाँ सबमिट कर दिया है, तो क्या हमें उससे निपटना जरूरी है? वेलिटा कहती है, बटलर, तुम क्या कहना चाहते हो? वे बटलर कहता है, मुझे माफ कर दें माय लेडी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। वेलिटा आगे कहती है, ध्यान रखना, जो भी तुम काम करने वाले हो उसे अच्छी तरीके से करना, कोई भी उसमें लूप होल को छोड़कर मत आना, और तुम इस बात को भूलना मत, तुम्हारे बेटे ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है और मुझे ये उम्मीद है तुम नहीं चाहोगे उसे अपने फादर के बिना ही ग्रेजुएट होना पड़े। बटलर डरते हुए कहता है, मैं आपके हर वो बात को ध्यान में रखूंगा माय लेडी। तभी वे उस बटलर से कहती है, और हाँ, जल्दी से रोज को खोजो। बटलर रोज का नाम सुनते ही घबरा जाता है। यहाँ हमें रोज के बारे में कुछ बताया जाता है। रोज जो कि एक मैजिशियन होती है और उसका पूरा नाम जाकिम रोज होता है। उसे मैजिक और स्पिरिट आर्ट में महारत हासिल है। वे एक समय पर लेडी बोसबॉन और ब्रिल्टोक्सन के गुरु थे। वे बटलर आगे कहता है, हमें अभी तक ये भी नहीं पता है वे अभी तक जिंदा है या फिर मर गई हैं, लेकिन फिर भी हम उसे हर वो मुमकिन जगह पर खोज कर रहे हैं। वेलिटा कहती है, ऐसा क्या? तो मुझे ये उम्मीद है तुम्हें ये याद होगा, मेरा पेशेंस का भी एक लिमिट है। वे बटलर जो कि पहले से ही घबराया हुआ था, वे कहता है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है माय लेडी, मैं कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द खोज कर आपके सामने खड़ा करने की। इधर हम देखते हैं वेलिटा को, जो कि काफी सीरियस हो जाती है और वे अपने पास्ट में हुए घटनाओं को याद कर रही थी। तभी वो मैजिशियन यानी कि रोज कहती है, यंग लेडी,
आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन आप में विवेक की कमी है और वही एक कारण है जिसके कारण आप शीरा को सरपास कभी नहीं कर पाएंगी। आप क्यों नहीं अपना जिद को छोड़ देती हैं और अपना प्राइड को भी अपने से अलग कर देती हैं। तभी आप इतना सोचते सोचते वेलिटा गुस्से से वे चाय की कप उठाती है और वे कहती है, तुम गलत हो रोज, जल्द ही वे सब चीज अपने अपने जगह पर होंगे। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं एडन को जो कि दरवाजे को खोलकर अंदर आता है। तभी एक व्यक्ति कहता है, यूर एक्सेलेंसी। एडन आगे उससे पूछता है, मुझे रिपोर्ट बताओ। वे सोल्जर कहता है, हमने अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज सुने थे। जैसे ही हम उस कमरे के अंदर गए, हम देखते हैं लेडी रिचल को उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। एडन ये सुनकर आगे बढ़ता है और उसे ठीक करने वाली डॉक्टर से वे पूछता है, अभी इसका कंडीशन क्या है। वे डॉक्टर कहता है, इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन ये जल्द ही रिकवर कर लेगी। एडन आगे पूछता है, क्या आपको पता चला इसका ये हालत होने का पीछे क्या कारण था। वे डॉक्टर कहते हैं, नहीं, हमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखना होगा। एडन ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। इतने में एडन की नजर रिचल के हाथों पर पड़ता है और वे डॉक्टर से पूछता है, इसका नेल फिंगर इस तरह क्यों दिख रहा है, क्या ये चोट लगने की कारण हुआ है। एडन तभी अपने सर्वेंट की ओर देखता है और वे कहता है, जल्दी से एक लिस्ट प्रिपेयर करो और उसमें देखो कौन कौन आज अपने पैलेस में आया है। ये शायद सुसाइड अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें इस पर तहकीकात करना होगा। नीमर जो कि उनके पीछे रहता है, वे कहता है, ठीक है माई ग्रेस। एडन रिचल का ये हालत देखकर काफी गुस्सा में आ जाता है और वे कहता है, हमने लेडी रिचल से अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं किया है, इसे हम इस तरह खो नहीं सकते। तभी एडन नीमर से पूछता है, क्या आपने लेडी रिचल के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि वे इसे आकर देख सकते हैं। नीमर कहता है, हाँ, हमने तो उन्हें कल ही नोटिफाई कर दिया था इसके बारे में। एडन अपने सर पर हाथ रख लेता है और वह कहता है, लालच है, सब कुछ हमारे हाथों से पिछलते जा रहा है। तभी एडन डॉक्टर की ओर देखते हुए पूछता है, वे सब तो ठीक है, क्या आपको कोई अजीब सा सुगंध यहाँ आ रही है। वे डॉक्टर ये सुनकर चौंक जाता है और वे कहता है, सॉरी, आप किस स्मेल के बारे में रेफर कर रहे हैं। एडन कहता है, नेवर माइंड, हमें जल्दी से नीचे जाना होगा। और वे खुद से कहता है, मुझे इस तरीके की बैड फीलिंग क्यों आ रही है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं शाम के 4 बजे, जहाँ शीरा मर्चेंट कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर की ओर आ रही थी और वे खुद से कह रही थी, हमेशा की तरह इस बार भी कई सारे कंप्लेंट्स थे। इतने में उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। शीरा को बुलाने वाला वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टिन होता है। वे कहता है, आपसे दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लगा माय लेडी। शीरा भी मुस्कुराते हुए क्रिस्टिन को ग्रीट करती है और वे कहती है, आप कैसे हैं लॉर्ड पेलेविया, मैंने उम्मीद नहीं किया था आपको मैं यहाँ देखूंगी। इतने में शीरा की नजर क्रिस्टिन के हाथों में रखे उस किताब की ओर जाता है और वे पूछती है, आपके हाथों में वो क्या है। क्रिस्टिन कहता है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे। मैंने जो आपको वे बॉम्ब का डिजाइन दिखाया था, ये इसी का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का फाइल है। शीरा ये सुनकर कहती है, क्या इसे पेलेविया फैमिली अकेला डेवलप नहीं करने वाले हैं। क्रिस्टिन कहता है, इसने तो कई सारे मिलिट्री रिव्यू पास कर चुके हैं, काउंसिल में भी सबमिट कर दिया था, लेकिन अपर असेंबली में इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। मैंने ये सुना था बोसबॉन ने इसे
स्ट्रांगली अपोज किए थे और वे लोग ये दावा कर रहे थे बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मिलिट्री अप्रूवल भी जरूरी है। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा क्या? शीरा इतने में अपने मन में कहती है, जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, पेलिविया फैमिली को चेक में रखने के लिए बोसबॉर्न फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। क्रिस्टिन की ओर देखते हुए कहती है, तो क्या तुम जॉइंट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? क्रिस्टिन कहता है, ये तो एक अल्टरनेटिव वे है अप्रूवल लेने के लिए, क्योंकि बिना काउंसिल अप्रूवल लिए मैं इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकता और मेरे पास इसका अलावा कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है। शीरा आगे कहती है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, आपका ये समय बहुत ही मुश्किल से कट रहा होगा लॉर्ड पेलिविया। वे दोनों इसी तरह बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है, मिस सीरा। सीरा हैरानी से पलट कर देखती है और वे देखती है उसके सामने जिन को। सीरा उसे देखकर कहती है, जिन तुम इतने जल्दीबाजी में क्यों हो? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जिन वे घबराए हुए स्वर से कहता है, माय लेडी, आपको जल्दी मेरे साथ चलना होगा, आपको इसे खुद ही आकर देखना होगा माय लेडी। सीन कट होता है और हम देखते हैं जिन को, जो कि लेडी शीरा को एस्कॉर्ट करते हुए एक छोटे से झोपड़ी की ओर लेकर आता है। शीरा वहां पहुंचकर कहती है, यहाँ क्या काम है हमारा? जिन बहुत ही अलर्ट मोड में चले जाता है और वे कहता है, प्लीज क्षण भर के लिए रुकिए माय लेडी। वे जैसे ही बाहर का पर्दे को हटाता है, अंदर हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो कि खून से सना हुआ होता है। शीरा उस आदमी को देखकर हैरानी से कहती है, गिलबर्ट। वे जैसे ही गिलबर्ट की ओर बढ़ती है, जिन उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज आप उसके निकट ना जाएं। गिलबर्ट उन दोनों को वहां देखकर वे घबराए हुए और डरते हुए शीरा की ओर देखता है। तभी जिन कहता है, इसका जीभ को कोई काट दिया है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।